हाय, मैं पीहू हूँ। मैं एक स्लीप वॉकर हूँ। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो आप मेरी स्टोरी सुनने के बाद जान जाओगे। स्लीप वॉकर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चों और टीन्स में ज़्यादा कॉमन है। जब मैं 8 साल की थी, तब मुझे पता चला कि मैं स्लीप वॉकर हूँ। एक रात मैं मॉम डैड के रूम में गई और अपनी मॉम को शेक करके जगाया। जब वो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, मैंने उन्हें बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। मेरी मॉम के कुछ समझने से पहले ही मैं रूम से बाहर चली गई। मैं कहते हुए जा रही थी, मुझे दे दो, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है ये। जाहिर है मॉम डैड तुरंत उठ गए और मेरे पीछे आ गए। पहले उन्होंने मेरा रूम चेक किया। जब मैं वहां नहीं मिली तो उन्होंने घर के चारों ओर देखना शुरू किया, लेकिन वो मुझे नहीं ढूंढ पाए। इसीलिए उन्हें थोड़ी चिंता हुई। गेस करो मैं उन्हें कहाँ मिली? बाथ टब में। पहली बार जब वो बाथरूम में आए तो मैं उन्हें नहीं मिली, क्योंकि मैंने बाथ टब में लेटने से पहले शावर कर्टेन लगा दिया था। फाइनली जब डैड ने कर्टेन हटाया तो उन्होंने मुझे टब में सोते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली मॉम ने पूरा वीक एक काली आंख के साथ बिताया। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो दरवाजे से टकरा गई थी। मॉम ने मुझे पिछले साल ही हंसते हुए ये सच बताया था। मैं दुखी थी कि मैंने उन्हें चोट पहुंचाई, लेकिन नींद में चलने की वजह से मेरे साथ जो हुआ उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। स्पेशली एक रात जो हुआ, मुझे यकीन है आप इस बारे में सुनेंगे तो आप मुझसे अग्री करेंगे। लेकिन पहले मुझे आपको स्लीप वॉकिंग के बारे में थोड़ा और बताना है। आप जानते हैं कि कैसे मूवीज में स्लीप वॉकर अपने हाथ सामने करके ज़ॉम्बीज की तरह चलते हैं? ये सच नहीं है। स्लीप वॉकिंग गहरी नींद में होती है। किसी तरह ब्रेन इंसान को इधर उधर जाने देता है। साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है। ऐसे भी लोग होते हैं जो नींद में चलते हुए खाते हैं, यहाँ तक कि घंटों तक ड्राइव भी कर लेते हैं। मुझे लेकर कहा जाता है कि मेरी आंखें स्लीप वॉकिंग के टाइम पर डॉल की तरह दिखती हैं। उनके खुले होने पर भी मेरे एक्सप्रेशंस ब्लैंक रहते हैं। मेरी मेमोरी मुझे अंधेरे में भी दिन की तरह चलने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आसानी से दरवाजे ढूंढ सकती हूँ। एक बार हमने एक समर हाउस किराए पर लिया। वहाँ पहली ही रात में स्लीप वॉकिंग करने लगी। घर पर मेरे रूम का दरवाज़ा मेरे बेड के लेफ्ट में है, लेकिन समर हाउस में ये राइट साइड था। मैं अभी तक इस घर को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, इसीलिए मैं लेफ्ट साइड चली गई। मेरे रूम से स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनकर मॉम डैड जाग गए और वो भी वहाँ आ गए। मैं डोर ढूंढने की कोशिश में दीवार को स्क्रैच कर रही थी और मेरे नेल्स बहुत आवाज़ कर रहे थे। डॉक्टर्स यूजुअली स्लीप वॉकिंग को बीमारी के बजाय बिहेवियरल डिसऑर्डर मानते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये क्यों होता है, लेकिन वो श्योर है कि ये जेनेटिक है। इसीलिए अगर आप स्लीप वॉकर हैं तो आपकी फैमिली में कोई स्लीप वॉकर ज़रूर होगा। मेरे केस में वो मेरी मौसी है। एक रात जब मॉम पेरेंट्स के साथ रहती थी, वो बाथरूम जाने के लिए उठी और उन्होंने अपनी बहन को लिविंग रूम में देखा। वो फ्लोर को साफ कर रही थी। मॉम जानती थी कि उनकी सिस्टर स्लीप वॉकर है, लेकिन पहले उन्हें लगा कि उन्होंने फ्लोर पे कुछ गिरा दिया है जिसे वो साफ कर रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वैक्यूम लाइट से कनेक्टेड ही नहीं था। अपनी नींद में मेरी मौसी को लगता था कि वो सच में सफाई कर रही हैं। मैं आपको अपनी मौसी की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक रात उन्होंने सोचा कि उनका पिलो उनका बेबी है। वो पिलो को बार बार घुमाते हुए घबरा गई। उनके हस्बैंड उठे और कुछ देर तक उन्हें देखते रहे। उन्होंने पूछा, डियर तुम क्या कर रही हो? वो रोने लगी। इसका सर कहाँ है? मेरी हेल्प करो, मुझे उसका सर नहीं मिल रहा। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है स्लीप वॉकर को जगाना। बहुत से लोग सोचते हैं अगर आप स्लीप वॉकर को जगा दोगे तो वो शॉक में चले जाएंगे और वो मर जाएंगे। हाँ, लोग सच में ऐसा मानते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन डेफिनेटली ये एक शहरी कहावत है। स्लीप वॉकर्स पे लंबे टाइम तक रिसर्च करने के बाद मैंने किसी के भी जागने से मरने के बारे में नहीं सुना। हालांकि ये सच है कि अगर आप स्लीप वॉकर को जगाते हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अग्रेसिव भी हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें केयरफुली बेड तक ले जाना चाहिए और उनको लेटाने में हेल्प करनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स ये जानते हैं, इसीलिए वो मुझे कभी नहीं जगाते। लेकिन एक बार मैंने खुद को जगाया। चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। मॉम सालों से घर में दही बनाती हैं। एक रात मैंने स्लीप वॉकिंग स्टार्ट करी और सीधा किचन में गई। मैंने काउंटर से दही का बर्तन उठाया और फर्श पर रख दिया। फिर मैंने ढक्कन खोला और अंदर पैर रखा।
मैं नहीं जानती थी मैंने ऐसा क्यों किया। स्लीप वॉकर होने की ये सबसे अच्छी बात है कि आप जो भी करते हैं वो अनजाने में करते हैं, उसके लिए कोई भी आपको जज नहीं करता। उस रात मैं दही के साथ जो भी कुछ कर रही थी उसके बाद मैं बेड पर वापस जाने लगी, लेकिन क्योंकि मेरे पैर दही से कवर्ड थे मैं फिसल गई और गिर गई। और तभी मैं उठी। जब मैंने दर्द से आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे बगल में दही का बर्तन था। शुक्र है कि मेरा सर नहीं टकराया। मुझे अपने पैर गीले फील हुए। मैंने उन्हें छुआ और देखा कि मेरे एंकल्स तक दही लगा हुआ था। मेरा शॉक 15 से 20 सेकंड तक चला, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं और ठीक हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, भले ही मैं एक झटके से उठी। मुझे लगता है अब आपको स्लीप वॉकिंग की बहुत अच्छी समझ है। फाइनली मैं आपको सबसे डेंजरस और फनी पार्ट के बारे में बता सकती हूँ अब, जो स्लीप वॉकिंग के कारण मेरे साथ हुई थी। मैं ये कहकर शुरू करती हूँ कि मेरे रूम में 2 बेड हैं, एक मेरे लिए और एक मेरी मॉम के लिए, क्योंकि वो अब मेरे रूम में ही सोती है। हमें बाकी सब हटाना पड़ा और विंडो में एक लॉक लगाना पड़ा। मेरे सोने से पहले हम डोर लॉक कर देते थे और चाबी मेरी मॉम के पास ही रहती थी। आपको क्या लगता है कि मेरे पेरेंट्स को ऐसा हार्ड स्टेप क्यों लेना पड़ा? वो इतने अलर्ट क्यों हो गए, भले ही मैं सालों से स्लीप वॉकिंग करती हूँ? आप समझ जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि 2.5 महीने पहले क्या हुआ है। मैं बताना भूल गई, स्लीप वॉकर्स हर रात स्लीप वॉक नहीं करते। स्लीप वॉकिंग को कुछ बातें ट्रिगर करती हैं, लेकिन ये इंसानों के हिसाब से अलग होता है। स्लीप वॉकिंग का मेरा रीज़न होता है यूजुअली स्ट्रेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे मॉम डैड का झगड़ा होता है या मेरा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है तो डेफिनेटली मैं स्लीप वॉकिंग करती हूँ। जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत स्ट्रेसफुल दिन में हुई। मेरे डैड को उस कंपनी से बहुत ही गलत तरीके से निकाल दिया गया जहाँ पर वो 13 साल से काम कर रहे थे। मैंने पहली बार उन्हें रोते हुए देखा था। जो हुआ उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बेड पर जाने के बाद बहुत देर तक सो नहीं सकी। मैं सोने से पहले कई घंटों तक रोई। जब मैं उठी तो मैं एक अलग घर में थी जहाँ पर एक 80 साल की पैरालाइज्ड लेडी मेरे बेड पर थी। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी डरी हुई थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले मैंने उन्हें देखा। वो खुली आंखों से मुझे देख रही थी। वो रिएक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बोल या हिल नहीं सकती थी, लेकिन मुझे पता है वो मेरे जितना ही डरी हुई थी। अगले दिन डैड और मैंने डिटेक्टिव की तरह पता लगाया कि उस रात क्या हुआ था। पता चला मैं मिसेस सीमा नाम की लड़की के बेड पर 3 स्टेप्स में पहुंची। पहला स्टेप, खिड़की से उड़ना। हमें पता चला कि मैं सुबह करीब 4:30 पर बेड से उठी। मेरे पेरेंट्स ने बताया मेरा दरवाज़ा बंद था। इसका मतलब कि मैं घर में नहीं घूमी। जब मैं स्लीप वॉक करती हूँ मैं डोर खोलती हूँ और कभी बंद नहीं करती, तो मैं सीधे खिड़की के पास गई होंगी। जो भी मैं सोच रही थी उसने मुझे खिड़की पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा और मैं 3रे फ्लोर से नीचे कूद गई। मैं नीचे ऑनिंग पर गिरी और फिर उड़ के पिज्ज़ा वाले प्लेस के अम्ब्रेला पर गिरी, जिसे मैं एक ट्रैम्पोलिन पर जंप कर रही थी। मैं तब तक जाग गई होंगी क्योंकि मुझे अच्छी तरह से अम्ब्रेला से टकराना याद है। मैं ऐसे स्टेट में सपने और रियलिटी में कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि ये एक सपना है। मुझे लगता है कि मेरे लिए ऐसा सोचना नेचुरल था क्योंकि जो हो रहा था वो काफ़ी अनयूजुअल था। मेरे गिरने के कुछ हिस्से पास के एक स्टोर सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गए थे और वीडियो बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म की तरह थी। मैं अब इस पर हंस रही हूँ, पर मेरे पेरेंट्स काफ़ी दिनों तक इससे रिकवर नहीं हो पाए थे। और अब दूसरा स्टेप, पागलों की तरह भागना। अपेरेंटली रात में एक पिज्ज़ा शॉप पर एक रेफ्यूजी काम कर रहा था। शोर सुनकर वो बाहर आ गया और उसने मुझे देखा। एक लड़की जिसने अभी एक सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, ऑनिंग और अम्ब्रेला का थैंक्स, और जो फुटपाथ पर आराम से सो रही थी। उसने मेरी पल्स चेक करी कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। उसी समय मैंने अपनी आंखें खोली। इससे पहले वो कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, मैंने भागना शुरू कर दिया और वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। वो चिल्ला रहा था, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो शायद इसलिए परेशान था क्योंकि वो इलीगली इस कंट्री में रह रहा था और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। वो कुछ देर मेरे पीछे भागा, लेकिन फाइनली वो रुक गया क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था और वो थक गया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं सोते टाइम दौड़ रही थी? खैर, ऐसा ही हुआ। फाइनली तीसरा स्टेप, खिड़की से अपार्टमेंट में घुसना। इसका कोई गवाह नहीं है। जो लोग उस अपार्टमेंट में रहते हैं जिसमें मैं गई थी,
उनका कहना है कि उनकी बिल्ली मीरा गर्मियों में उसी खिड़की से अंदर और बाहर जाया करती है। बिल्ली उस विंडो को यूज करती है, इसलिए वो हमेशा खुली ही रहती है, रात को भी। लेकिन उस रात उसे यूज करने वाली सिर्फ बिल्ली नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे मैनेज किया, लेकिन मैं विंडो से चढ़ी और सीधा बेड पर गई और वो लेडी जाग गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो पैरालाइज थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी मॉम का मेरे रूम में सोना और विंडो को लॉक करने का क्या रीजन है। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केसी है और मैं 17 साल की हूँ। बहुत लोगों को पिज़्ज़ा पसंद होता है और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिज़्ज़ा मेरे लिए एक आदत की तरह है। मैं ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में बस पिज़्ज़ा ही खाती हूँ। आपको लगता होगा कि मैं हर बार अलग अलग पिज़्ज़ा खाती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर रोज़ मैं बस एक ही टाइप का पिज़्ज़ा खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में चीज़ पिज़्ज़ा, लंच में मशरूम पिज़्ज़ा और डिनर के लिए फिर से चीज़ पिज़्ज़ा। मैं ऐसा भी नहीं करती कि मशरूम पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट में खा लूँ या फिर चीज़ पिज़्ज़ा लंच में। और ऐसा इसलिए क्योंकि खाने के मामले में मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ और मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। जब मैं बोलती हूँ कि मैं चूज़ी हूँ तो आप मुझे बाकी लोगों की तरह चूज़ी मत समझना। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कुछ लोगों को टमाटर नहीं पसंद होते, कुछ लोग एग नहीं खाते हैं और कुछ लोगों को मीट नहीं पसंद होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। जो मैं नहीं खाती उनकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी है जो मैं खाती हूँ उनसे। जैसे कि 4 से 5 महीने के लिए मैं सिर्फ कैरेट ही खाती थी, फिर अचानक से मैंने उसको खाना बंद कर दिया और फिर मैं ब्रेड और जैम ही खाती थी। और उस टाइम मैं इसके अलावा और कुछ नहीं खाती थी। मैं सिर्फ वही खाती हूँ जो मुझे पसंद होता है, और वो भी तब तक जब तक मैं उससे बोर नहीं हो जाती हूँ। मेरी मॉम बोलती है कि मुझे ये आदत मेरे नाना जी से मिली है। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही गुजर गए थे। मेरी मॉम की और मेरी खाने को लेकर बहुत बहस होती थी। ऐसे ही एक बार लड़ाई के वक्त उन्होंने मुझे रोते रोते बताया मेरे नाना के बारे में। तुम्हारे नाना जी भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थे। उन्होंने ये आदत हम सबसे छुपाई ताकि ये बुरी आदत हमें न लगे। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी हमारे साथ बैठकर खाना खाया होगा, और अगर कभी वो साथ बैठे भी होंगे तो उन्होंने खाना नहीं खाया था। नहीं, तुम खाओ, मेरा पेट भरा है। फिर बाद में हमको पता चला कि वो बहुत ही कम चीजें खा पाते थे। तुम्हारी नानी जी बताती थी कि वो बस उबला हुआ चिकन और सब्जियां ही खा पाते थे। वो बोलते थे कि वो इसके अलावा और कुछ नहीं खा सकते क्योंकि उनको बाकी चीजों की स्मेल ही पसंद नहीं आती थी। मुझे उनकी ये बात जानकर बहुत दुख हुआ था। कोई कैसे पूरी जिंदगी बस उबला हुआ चिकन और सब्जी खा सकता है? लेकिन तुम्हारे नाना जी खाते थे और इसलिए मुझे तुमको ऐसा देखकर बुरा लगता है। लेकिन मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी मॉम को बुरा लगना जायज था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। और मेरी पिज्जा खाने की आदत उस टाइम तक शुरू भी नहीं होती जब हमारी ये बात हुई थी। शायद शुरू हो भी गया हो, लेकिन मैं तब भी अलग अलग चीजें खा रही थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी हालत और खराब हो गई। मैं पिछले 6 सालों से सिर्फ पिज्जा पर ही जिंदा हूँ। मुझे अभी याद है कि मुझे पिज्जा खाने की लत कैसे लगी। वो शनिवार का दिन था। मेरे पेरेंट्स फार्मा कंपनी में काम करते हैं और उस दिन वो दोनों एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे थे। तभी अचानक से मेरे डैड को चेस्ट पेन हुआ और वो फ्लोर पर बेहोश होकर गिर गए थे। उन्होंने अपनी चेस्ट को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। हमने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और मॉम डैड को हॉस्पिटल ले गई। ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई, इसका मुझे बहुत बुरा लगा। मैं फिक्र के चलते घर में इधर उधर घूम रही थी। कुछ टाइम बाद मेरी मॉम का कॉल आया और उन्होंने बताया कि डैड को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक थे। उन्हें टाइम से ट्रीटमेंट मिल गया था। वो अब काफ़ी ठीक है और उनके कुछ टेस्ट भी हुए हैं। उनके रिजल्ट आने के बाद वो घर वापस आ जाएंगे। मैंने कुछ देर के लिए अपने डैड से बात भी की। मुझे ये सुनकर बहुत रिलीफ हुआ। लगभग दोपहर हो चुकी थी और मुझे याद आया कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। क्योंकि मैं अच्छे मूड में थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग खाया जाए। मॉम के वापस आने पर मैं उन्हें बताऊंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें 3 पिज्जा रखे हुए थे। मैंने उनमें से एक पिज्जा निकाला और उसको गर्म करके खाने लगी। वो चीज पिज्जा था। मैं उन लोगों में से एक थी जो कभी कभी पिज्जा खाया करती थी। मैंने खुद से कहा, मैं तो इसका टेस्ट ही भूल गई थी, ये काफी अच्छा है। मेरे डैड को हॉस्पिटल में एक रात और रुकना पड़ा था। उन्हें कुछ और भी टेस्ट करने थे। मैंने उनसे कहा, आप चिंता मत करिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो बोली कि चाची जॉय मेरे साथ रात में रहने के लिए आएंगी। ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने लंच में भी पिज्जा खाने के लिए सोचा। मैंने बिना देखे बचे हुए 2 पिज्जा में से एक को निकाल लिया और वो था मशरूम पिज्जा। फिर चाची का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें देर हो जाएगी आने में, और तब मैंने डिनर में बचा हुआ लास्ट पिज्जा भी खा लिया और वो था चीज पिज्जा।
और तब से ही पिछले 6 साल से मेरा मेन्यू बना हुआ है। ब्रेकफास्ट में चीज़ पिज़्ज़ा, मशरूम पिज़्ज़ा लंच में और डिनर में चीज़ पिज़्ज़ा। अगली सुबह मुझे चीज़ पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन हुआ। मैंने अपनी चाची को बोला कि मुझे ब्रेकफास्ट में चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए। वो बहुत शॉक्ड हुई, पर उन्होंने मुझे मना नहीं किया क्योंकि वो मेरी आदत जानती थी, और उन्होंने तो मुझे लंच में मशरूम पिज़्ज़ा भी खाने दिया। और ऐसे ही मेरी पिज़्ज़ा खाने की आदत बनी, और अनफॉर्चुनेटली अब मैं बस पिज़्ज़ा ही खाती हूँ। और ये सिलसिला बस चलता ही रहा। हालांकि मेरी मॉम इससे बहुत नाराज़ थी, पर उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा खाने दिया क्योंकि मैं कुछ और नहीं खाती थी खाने में। उन्हें पता था कि ये एक बीमारी है। उन्होंने मेरा इलाज भी करवाने की कोशिश की, पर कुछ हुआ नहीं। सभी ट्रीटमेंट में से एक बहुत ही अजीब सा ट्रीटमेंट था जो एक साइकेट्रिस्ट ने ट्राई किया था। पहले एक रेगुलर थेरेपी सेशन हुआ। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, ये समझने के लिए कि मैं सिर्फ पिज़्ज़ा ही क्यों खाती हूँ। मैंने उनका जवाब पूरी सच्चाई से दिया। अगले सेशन में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पिज़्ज़ा के अलावा कुछ और खाऊं, लेकिन जब ये भी काम नहीं आया तो वो मुझे डरा के बोलने लगे कि अगर मैं एक ही चीज़ खाती रहूंगी तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी, और अगर मैं बस पिज़्ज़ा ही खाती रहूंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी और मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा और मेरा कोई कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो अगले सेशन में वो मुझ पर चिल्लाने लगे और मुझे धमकाने भी लगे। तुम एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की हो, ये सब तुम अटेंशन पाने के लिए कर रही हो। अगर तुम ऐसे ही सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाती रहोगी तो मैं रिपोर्ट लिखूंगा और मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दूंगा। और वो मेरा उसके साथ आखिरी सेशन था। जब मैंने अपनी मॉम को बताया कि उसने मुझे क्या क्या बोला, तो फिर उसके बाद मेरी मॉम मुझे वहां कभी नहीं लेकर गई। वो आदमी मुझसे भी ज्यादा अजीब था। मुझे डर था कि वो अपने फेलियर की वजह से मुझे फोन पर डराता रहेगा और मुझे परेशान करता रहेगा। इसके अलावा मेरी मॉम ने भी मेरी आदत को सुधारने की कोशिश की, और वो बहुत ही क्रिएटिव भी थी, लेकिन वो भी काम नहीं आया। मेरी मॉम ने एक बार टीवी शो देखा था जिसमें मेरी ही तरह एक आदमी था जो 5 साल की एज से सिर्फ हैमबर्गर ही खाता था। तो शो के प्रोड्यूसर्स ने उसकी इस आदत को सुधारने का सोचा। ये आदमी रोज 4 बर्गर खाता था, जो हफ्ते के 28 और साल के 1456 बर्गर होते थे। तो शो के प्रोड्यूसर्स ने 1456 बर्गर एक ट्रक में लोड किए और उस आदमी के घर लेके गए। उन्होंने उसको घर के बाहर बुलाया और सारे बर्गर उसके सामने रख दिए, और फिर उस आदमी से उन्होंने बोला कि ये 1456 बर्गर हैं जो वो एक साल में खा जाता है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो गया और रोने भी लगा। आखिर में उसने डिसाइड किया कि वो इस आदत को सुधारेगा। मेरी मॉम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही करना चाहती थी जिससे कि मैं सुधर जाऊं। उन्होंने किसी तरह उस टीवी शो वालों का नंबर ढूंढा और उनको कॉल किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले ही पिज़्ज़ा खाने वाले का एपिसोड कराया था। पर अब मेरी मॉम ये खुद करना चाहती थी, लेकिन उनको पता था कि वो इतने सारे पैसे नहीं खर्च कर सकती। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को कॉल किया और उन्हें मेरे बारे में बताया। ये आपके न्यूज़ चैनल के लिए बहुत अच्छी स्टोरी होगी। मेरी बेटी को इसके बारे में पता नहीं होगा। हम दोनों साथ में उसके रिएक्शंस नोट कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल वालों को इस स्टोरी में इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद मेरी मॉम ने एक पिज़्ज़ा ब्रांड को कॉल किया, और जब कंपनी को पता चल गया कि सब न्यूज़ चैनल कवर करने वाले हैं तो वो लोग भी मान गए। एक दिन संडे को मैं रोज की तरह सुबह उठी और मॉम किचन में थी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वो बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने एक अच्छे रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, वो कभी भी यहाँ पर आते होंगे। आधे घंटे बाद हमारे घर की डोर बेल बजी और मेरी मॉम मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। वो पता नहीं मुझे बाहर क्यों लेकर जा रही थी। घर के बाहर एक छोटा सा पिज़्ज़ा ट्रक था जो कि पिज़्ज़ा से भरा हुआ था। जब मैंने बाहर एक रिपोर्टर और कैमरामैन को देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरी मॉम कुछ करना चाह रही हैं। मॉम ने मुझसे पूछा, केसी, तुमको क्या लगता है कि इस ट्रक में कितने पिज़्ज़ा होंगे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम रोज के 3 पिज़्ज़ा खाती हो तो एक साल के 1095 पिज़्ज़ा होते हैं। ये 1095 पिज़्ज़ा हैं जो तुम एक साल में खा जाती हो। कैसे इतने पिज़्ज़ा खा सकती हो? प्लीज इस आदत को छोड़ दो, और ये तुम कैमरा के सामने बोलो जिससे सभी को तुम्हारे डिसीजन के बारे में पता चल सके। मैंने पिज़्ज़ा के बॉक्सेस को देखा और मैं बोली, मॉम, अगर हम आपके मेकअप के सारे मटेरियल को कलेक्ट करें, या फिर डैड टीवी देखते समय एक साल में जितने पॉपकॉर्न खाते हैं तो वो भी इन पिज़्ज़ा की तरह ही बहुत ज्यादा लगेंगे। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरी मॉम बहुत अपसेट हुई, लेकिन वो सही थी। उन्होंने ये सब करने के लिए बहुत मेहनत की थी।
मैं उनको गले लगा सकती थी या कुछ ऐसा बोल सकती थी जो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन मैं बिना कुछ बोले वापस चली गई। अब मैं उस बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव किया। अनफॉर्चुनेटली मेरी कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। मैं 17 साल की हूँ और पिछले 6 सालों से मैं दिन के 3 पिज्जा खा जाती हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कब तक करती रहूंगी। मुझे पता है कि ये गलत है और मैं किसी को भी ऐसा करने के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन ये मेरी सच्चाई है जो मुझे आप सबको बतानी थी। आप लोग अपने खुद के कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। हाय, मेरा नाम नेहा है। कुछ साल पहले मेरे डैड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनके अचानक से चले जाने से हमारी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। मेरी मॉम के पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही उन्हें कोई जॉब एक्सपीरियंस था। मेरे डैड की कुछ सेविंग्स थी जो उन्होंने अपनी जॉब से की थी। पहले हमने उससे अपनी जरूरतें पूरी करी, लेकिन जल्दी ही वो पैसे खत्म हो गए और हम अपने बिल्स भी पे नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मेरी मॉम ने मुझसे कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हमारे मकान मालिक मुझसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने 4 साल पहले अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था। उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन वो अपनी मॉम के साथ रहती हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छे इंसान लगते हैं। मैं उन्हें हाँ कहने वाली हूँ। मैं ये हम दोनों के लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मेरी मॉम बहुत सुंदर है। मैंने उस आदमी को बस एक बार देखा था। वो मेरी मॉम से 10-15 साल बड़े थे। उनको पता था कि हमको पैसों की प्रॉब्लम है क्योंकि हम उन्हें रेंट पे नहीं कर सकते थे। वो हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी मेरी मॉम ने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने उनसे शादी कर ली। जैसे जैसे मैं उन्हें और अच्छे से जानने लगी, ये बहुत साफ हो गया कि मेरी मॉम ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो एक घमंडी इंसान थे जो हर टाइम अपने पैसे की बातें करते थे। वो अपनी प्रॉपर्टी से मिले रेंट पर रह रहे थे। उनके पास कोई जॉब नहीं थी और वो सारा दिन घर पर ही रहते थे। वो मॉम को अपनी मेड की तरह ट्रीट करते थे। एग्जाम्पल के लिए हर संडे को वो मेरी मॉम को एक लिस्ट देते थे जिसमें लिखा होता था कि मेरी मॉम को उस वीक खाने में क्या बनाना है। वो हर मील के बाद हर डिश को ग्रेड देते थे। सबसे बुरी बात ये थी कि वो पूरे टाइम इस बारे में बात करते रहते थे कि उनकी एक्स वाइफ कितना अच्छा खाना बनाती थी। मॉम चाहती थी मैं उनके साथ घुल मिल जाऊं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने उनके बर्थडे पर अपनी पॉकेट मनी बचा के एक पेन खरीदा। और तो और मेरी मॉम मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं उन्हें डैड कहूं। मैंने उन्हें एक नोट लिखा, मेरे प्यारे डैड, और उसे एक गिफ्ट बॉक्स में रख दिया। जब उन्होंने उसे देखा तो वो नाराज होते हुए बोले, मुझे लगता है अभी तुम्हारा मुझे डैड कहना जल्दबाजी होगा। पहले तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम मेरी बेटी हो, उन्होंने कहा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने मॉम की तरफ देखा, उन्हें भी बुरा लगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे चीजें और भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। एक सुबह मैंने देखा कि घर पर मेरी एज की एक लड़की है। वो उनकी बेटी पिया थी। उसका अपनी मॉम से झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसने हमारे साथ रहने का फैसला ले लिया। मुझे अभी अभी अपने सौतेले डैड मिले थे और अब एक सौतेली सिस्टर भी। पहले मुझे लगा शायद हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिया बिल्कुल अपने डैड जैसी थी। एक शाम वो मॉम पर चिल्लाई, तुम्हारा खाना बहुत ही ऑयली है और इसीलिए मेरा वेट बढ़ गया है। लेकिन जब वो आई थी तो पहले से थोड़ी मोटी थी। मुझे लगता है वो ऐसी है क्योंकि वो बच्ची थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मेरी मॉम को दोष देना चाहती थी। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये था कि वो बहुत जलती थी। वो मुझसे इतना जलती थी कि वो अपनी जेलसी को मुझसे छुपा भी नहीं पाती थी। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार मैंने एक ड्रेस पहनी और मेरी मॉम ने कहा, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने कहा हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। जब कुछ हफ्ते बाद मैंने वो ड्रेस फिर से पहने चाहिए तो मैंने देखा उसमें एक सामने की तरफ से बहुत बड़ा होल था। मैं गुस्से में पिया के पास गई और चिल्लाई, क्या तुमने ये किया है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मैंने किया है, और कौन करेगा। पिया के हमारे साथ रहने के बाद से डैड ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। पिया कॉलेज नहीं गई क्योंकि उसके मार्क्स खराब थे। दूसरी तरफ मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। मैं कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ना चाहती थी। मैंने मॉम से इस बारे में बात की। उन्होंने जाकर डैड से कहा। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, कॉलेज जाने के सपने भी मत देखना, तुम उस लायक नहीं हो। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे उस घर से निकलना था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन मुझे जिस मिरेकल की जरूरत थी वो हुआ। मेरा फोन बजा। फोन पर एक लेडी ने कहा, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। हम अगले दिन मिले। जब मेरे डैड छोटे थे तो मेरी दादी ने उन्हें छोड़ दिया था, इसके लिए उन्होंने उन्हें कभी माफ नहीं किया। उसके बाद दादी ने कई बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे डैड ने मना कर दिया। उन्होंने हमें ये सब रोते हुए बताया।
वो सही था क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया था। मुझे इसका बहुत रिग्रेट है। अनफॉर्चुनेटली टाइम को वापस लाना पॉसिबल तो नहीं है। मेरी दादी को हाल ही में पता चला था कि मेरे डैड की डेथ हो गई है। उन्हें लगा हमें पैसों की कुछ हेल्प चाहिए होगी, इसीलिए उन्होंने हमें ढूंढा और हमारे पास पहुंच गई। उन्होंने हमें बताया कि मेरे दूसरे हस्बैंड बहुत अमीर थे। मैंने उन्हें पिछले साल खो दिया। अब मेरे पास कोई भी नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे साथ रहना चाहोगे। मेरी मॉम उस टाइम प्रेग्नेंट थी। उन्होंने कहा अब मेरा एक नया परिवार है, लेकिन मैं जानती हूँ कि नेहा खुश नहीं है। वो चाहे तो आपके साथ रह सकती है। मेरी दादी एक अच्छी इंसान लग रही थी। अगर वो नहीं भी होती तो भी मैं उनके साथ ही रहती, क्योंकि मेरे सौतेले डैड और सिस्टर मेरी लाइफ को नर्क बना रहे थे। मैं तुरंत मान गई। उस रात मैंने मॉम को गुड बाय कहा और चली गई। मेरी दादी सच में बहुत अमीर थी। वो एक शानदार मैंशन में रहती थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी थी। वो मुझसे कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने फिर से जन्म लिया हो। नेहा, मुझे ऐसा फील करवाने के लिए थैंक्स। मैं तुम्हें बेस्ट कॉलेज में भेजूंगी। आखिरकार ये सब तुम्हारा ही है। मुझे अमीर होने की परवाह नहीं थी। मैं अब शांति से रहती थी और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल था। उसके बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मेरी दादी की अचानक एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो अपने दोस्तों के साथ क्रीक आइलैंड के टूर पर गई थी। स्विमिंग करते टाइम एक जहरीली मछली ने उन्हें काट लिया। वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंची और रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। मैं बहुत दुखी थी। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, मेरे जाने के बाद तुम एक स्कूल बनवाना। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुरंत काम पर लग गई। मेरी मॉम और मैं फ़ोन पर बहुत बातें करती थी। अब मेरा एक भाई भी था। मुझे लगता था वो बिल्कुल खुश नहीं थी और उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें कहा, आप मेरे साथ रहने आ जाइए, उन्हें छोड़ दीजिए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मेरी मॉम एक अच्छे इंसान है और वो एक अच्छी वाइफ भी हैं। मेरे सौतेले डैड उनका फ़ायदा उठा रहे थे। एक दिन मॉम ने मुझे फ़ोन किया। वो बहुत उदास लग रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे सौतेले डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना। मैं चिल्लाई। मॉम ने कहा, नेहा, ये सच में इम्पॉर्टेंट है। क्या तुम मेरे लिए उनसे मिल लोगी? मैं मना नहीं कर पाई। मैं शॉक थी कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। वो अगले दिन आए। अब वो उतने घमंडी नहीं थे। जब उन्होंने कहा, नेहा, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी तुमको बहुत पसंद करता हूँ। मैं मुस्कुराई। वो एक झूठ था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। शायद तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया होगा, मेरी बेटी पिया को एक रेयर और सीरियस मसल डिसऑर्डर है। मैं बहुत शॉक थी। मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जाहिर है मेरी मॉम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम से अपसेट ना हो जाऊं। मेरे सौतेले डैड ने मेरी आंखों में देखा और कहा, नेहा, पिया मर रही है। मैं तुमसे हेल्प मांगने आया हूँ। मुझे पता था उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं कंफ्यूज थी। आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैंने पूछा। पिया की बीमारी के लिए एक दवाई है। उसे ठीक करने के लिए एक ही डोज काफ़ी है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी दवाई है जो हर साल सिर्फ 20 लोगों के लिए बनाई जाती है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन मेरे पास अभी भी सिर्फ आधे ही पैसे हैं। प्लीज़ बाकी के लिए मेरी हेल्प करो। पिया हिल भी नहीं सकती है। जब वो उसकी हार्ट पर पहुंच जाएगा तो वो मर जाएगी। मैं तुमसे हेल्प की रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना कह के वो रोने लगे। ना मेरे सौतेले डैड और ना ही पिया एक अच्छे इंसान हैं। ये तो आपको पता ही है। उन्होंने मेरी और मेरी मॉम दोनों की लाइफ को बर्बाद कर दिया। मेरी दादी ने मुझे बचाया। अगर मैं वहीं रहती तो मेरा क्या होता? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप उनकी हेल्प करते? हाँ, शायद जरूर करते। मैंने बिना कुछ सोचे उनसे कहा, मैं आपकी हेल्प करूंगी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप ये डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी मदद करूंगी। वो फिर से रोने लगे और वो बोले, तुम सही हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं ये जानता हूँ। मुझे पिया को देखकर बहुत दुख हुआ। वो बहुत वीक हो गई थी। वो अपनी आंखें भी नहीं हिला सकती थी, लेकिन वो होश में थी। मैंने उसके कान में कहा, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन प्लीज अपनी नई लाइफ में एक अच्छी इंसान बनना। हालांकि मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो दवाई सच में महंगी थी, लेकिन उसे ठीक करने के लिए एक डोज ही काफी था। उसकी हालत लगातार इम्प्रूव हो रही थी। हालांकि वो अभी भी बात नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं उसे अपनी आंखों से थैंक्स कहते देख सकती थी। इसी बीच मेरे सौतेले डैड बहुत बदल गए थे।
क्योंकि इसने उन्हें अंदर से हिला दिया था। अब वो घमंडी और रूड नहीं थे। मेरी मॉम उनके नए बिहेवियर से बहुत खुश थी। मैं अपनी दादी के नाम पर स्कूल बनवाने में अब बिजी हूँ। मेरे सौतेले डैड बदले में कुछ उम्मीद ना करते हुए कंस्ट्रक्शन में हेल्प कराने के लिए आते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे क्लोज हो पाऊंगी, लेकिन कम से कम ये जानकर आराम से रह सकती हूँ कि वो अब मेरी मॉम के साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगे।